हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, खून के बारे में, ब्लड के बारे में। खून क्या होता है, कैसे बनता है और इसी की विशेषताएं होती हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रक्त यानी खून, इंग्लिश में कहें तो इसको ब्लड कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। साथियों, जब हम भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जब भ्रूण निर्माण होता है तो भ्रूण बनते समय 3 प्रकार की लेयर बनती हैं, 3 स्तर बनते हैं। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। जो मेसोडर्म जो भाग होता है, इस तरह जो होता है, उसके द्वारा रक्त निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं रक्त का निर्माण मेसोडर्म के द्वारा होता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल पूछ देता है रक्त का निर्माण किस स्तर से होता है, तो हमें ध्यान रखना है रक्त का निर्माण मेसोडर्म से होता है। ये ध्यान रखना है। तो हम पहली बात से पढ़ते हैं, रक्त का निर्माण पढ़ते हैं। इसमें पहला बिंदु हम पढ़ेंगे रक्त का निर्माण मेसोडर्म द्वारा होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यदि अगला बिंदु हम पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ सकते हैं जो रक्त होता है यह चिपचिपा लाल रंग का तरल संयोजक है। ये सवाल पूछता है रक्त क्या है। रक्त लाल रंग का चिपचिपा तरल संयोजक है। ये ध्यान रखना है। तरल कैसा उत्तक है? रक्त तरल संयोजक है। रक्त लाल रंग का चिपचिपा अपारदर्शी तरल संयोजी उत्तक है। इस बिंदु के अंदर हम रंग पढ़ेंगे। रंग लाल होता है, रक्त चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है। यानी रक्त के अंदर से आर पार देखा नहीं सकता, अतः हम कह सकते रक्त जो होता है अपारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा नहीं जा सकता। इसलिए हम पढ़ते हैं तरल, यानी जो रक्त है कैसा उत्तक है? यह तरल संयोजक है। तरल का मतलब होता है यह ऐसा उत्तक है जो बहता है। यदि हम रक्त को फर्स्ट पे डाल दे तो बहना शुरू कर देता है। यानी मात्र ऐसा उत्तक है रक्त जो बहता भी है, तरल है और संयोजी है। यानी संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव। क्या करता है? ये एक अंग दूसरे अंग को जोड़ता है, इसलिए कैसा उत्तक है? संयोजी है, सृजन काम करता है। ये कैसा उत्तक है? कनेक्टिव उत्तक है, यानी एक अंग दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यदि हम अन्य बात करते हैं तो रक्त के, यदि हम स्वाद की बात करते हैं, रक्त खारा है, नमकीन स्वाद का, यानी खारा होता है। खारा क्षारीय द्रव है जिसका पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। यदि हम लगभग बात करें तो लगभग जो पीएच होता है इसका, ये ध्यान रखना है, पीएच होता है
7.4 होता है। इसको ध्यान रखना है। इस एग्जाम पूछता है रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच होता है 7.4। इसको नहीं भूलना है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये देखिए इसका पीएच जो है ये 7 से ज्यादा है और 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए कैसा है, हल्का क्षारीय द्रव है। पीएच इसको ध्यान रखना है। पीएच जो होता है 7.4 होता है, यानी 7.35 लेकर के 7.45 तक होता है, यानी लगभग जो होता है 7.4 होता है। जो एग्जाम होते हैं उनमें आपको ये ऑप्शन मिलता है अधिकांशतः। और रंग खारा होता है, यानी ये हल्का है। आप जानते हैं यदि पीएच का मान 7 के आसपास जो होता है तो द्रव खारा होता है, क्योंकि जो 7 के आसपास जो पीएच होता है लवण का होता है। और यदि इसका पीएच 7 के आसपास है तब ये कह सकते हैं रक्त जो है यह लवण प्रकृति का है, यह खारा होता है। यदि हम अन्य बात करते हैं रक्त की मात्रा जो की बात करते हैं, रक्त की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होती है। यानी यदि हम रक्त की मात्रा की बात करते हैं तो रक्त की जो मात्रा होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यदि हम ये कह सकते हैं यानी भार का लगभग 7% रक्त होता है। यानी जो व्यक्ति का जो भार होता है उसके भार का 7% जो मात्रा होती है रक्त की होती है। यही कारण है कि जब ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले वजन जो है चेक करते हैं। डॉक्टर जो होता है वजन उसका चेक करता है, वजन कितना है। यदि कोई व्यक्ति जो होता है 60 से नीचे होता है तो रक्त लेने से मना कर देता है। वे जानता है कि इसका जो वजन है 60 नीचे है तो इसमें रक्त की जो मात्रा है कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त जो होता है प्रति व्यक्ति के वजन का 7% होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यदि वजन 70 किलो है, 100 व्यक्ति है, तो लगभग जो रक्त होगा उसके आसपास 6.5 से 7 लीटर रक्त होगा। लेकिन लगभग वो सब जो होता है ये 5 से 6 लीटर का पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रक्त जो होता है मुझसे पाया जाता है, यानी भार का लगभग यानी 7%। यदि हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों से लगभग आधा लीटर कम होती है। यदि हम समान वजन के महिला पुरुष की बात करते हैं तो जो महिला जो होती हैं उनके रक्त की जो मात्रा होती है उनके अंदर रक्त जो होता है आधा लीटर कम होता है, यानी 500 जो ml जो रक्त होता है उनके अंदर कम होता है। यदि हम अन्य बात करते हैं रक्त जो होता है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है रक्त के स्टडी को क्या कहते हैं। रक्त अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। साथियों ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यदि हम अन्य बात करते हैं इसमें सकते हैं 1 यूनिट रक्त जो होता है, 1 यूनिट रक्त के अंदर 1 यूनिट रक्त में 450 ml होता है। 450 ml होता है। यानी आप लोगों ने रक्त डोनेट किया हो, रक्तदान किया हो, तो जो 1 यूनिट के अंदर रक्त जो होता है वह 450 ml होता है।
यानी जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट करते हैं, यानी हम समाज में सुना है, और डॉक्टर जब रक्त लेता है यूनिट में मापता है उसको, तो 1 यूनिट रक्त जो होता है वे 450 ml के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ सकता है कि 1 यूनिट में कितना रक्त होता है। यदि हम 1 यूनिट की बात करते हैं तो 1 यूनिट के अंदर 450 ml रक्त होता है, ये ध्यान रखना है। यदि हम अन्य बिंदु की बात करते हैं, इसके अंदर और क्या हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते हैं रक्त जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। अब हम रक्त के भाव की बात करेंगे। रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त के भाग, रक्त के भाग, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग इसका होता है कणिकीय भाग, कणिकीय भाग, कणिकीय भाग यानी कॉर्पस्कल्स पार्ट, और इसका दूसरा जो भाग होता है, दूसरा भाग होता है इसका तरल भाग, यानी इसे हम कहते हैं तरल भाग यानी लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट ये तरल भाग। ये तरल भाग जो होता है, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, यानी रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये बिंदु इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। यदि हम कणिकीय भाग की बात करते हैं तो जो कणिकाएं होती हैं, कॉर्पस्कल जो होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लाल रक्त, लाल लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल। यदि सेकंड की बात करते हैं, एक होता है इसके अंदर श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हम कहते हैं WBC। और एक भाग होता है इसके अंदर, एक भाग में ले लेता हूं, इसमें तीसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं बिंबाणु। एक भाग होता है बिंबाणु, बिंबाणु, बिंबाणु को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। साथियों, रक्त के 2 भाग होते हैं। इसका जो तरल भाग जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, यानी रक्त का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा कहलाता है। और यदि हम दूसरा भाग की बात करते हैं, इसका दूसरा जो भाग होता है वह कणिकीय भाग होता है, कॉर्पस्कल्स भाग होता है। और जो कणिकीय जो भाग होता है इसके 3 भाग होते हैं। इसमें 3 प्रकार कणिका पाई जाती हैं। जो पहली कणिका जो होती है उसे हम कहते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स। यदि हम सेकंड भाग की बात करते हैं, यानी दूसरी कणिका की बात करते हैं, एक इसके अंदर होती है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, और एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी इसमें 3 कणिकाएं होती हैं। पहली होती है बिंबाणु, एक होती है इसके अंदर आरबीसी, और एक होती है WBC। साथियों, जो आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है, ये 3 बड़े टॉपिक हैं। इनका हम अलग से वीडियो बना करके, एक वीडियो हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स कंप्लीटली, एक हम पढ़ेंगे आरबीसी, एक हम पढ़ेंगे WBC, यानी इनका हमेशा अध्ययन करेंगे। ये ध्यान रखना है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इस बिंदु को ध्यान रखना है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये ऑप्शन मिल जाता है छोटे एग्जाम जो होते हैं, पुलिस वगैरह के छोटे एग्जाम होते हैं, उनको देता है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, उसे ऑप्शन दे देगा आपको, सीरम कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, या और दे देगा कोई ऑप्शन उसमें रख करके। तो ध्यान रखना है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। यदि साथियों
यदि हम बात करते हैं, मान लें ये रक्त है, ये रक्त है, इस रक्त में से मान लें कि ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, और ये मान लेते हैं इसके अंदर से ये इसके अंदर से ये डब्ल्यूबीसी है, और इसके अंदर से ये मान लेते हैं इसके अंदर प्लेटलेट्स है, यानी ये प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स हैं ये हम के बिंबाणु हुए हैं, ये प्लेटलेट्स से बिंबाणु है। इसके बाद जो तरल भाग बच गया, इन 3 कणिकाओं के अलावा यदि जो तरल भाग बन जाएगा, तरल भाग जो बचेगा, ये तरल भाग जो है ये प्लाज्मा है, यानी तरल भाग जो बच गया डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स के अलावा जो भाग बच गया, ये समस्त भाग तरल जो है ये प्लाज्मा है। यदि हम प्लाज्मा में से देखिए, इसके अंदर जो प्लाज्मा जो है, इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर से बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जितने पोषण जो होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन से, विटामिन से, इसके अलावा जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वे समस्त जो होते हैं प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एक शब्द जो है सीरम है, एक शब्द जो है सीरम है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सीरम क्या होता है साथियों? मैंने आपको बताया रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। यदि प्लाज्मा के अंदर से यदि हम फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें, साथियों रक्त के अंदर एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। यदि हम प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो अब शेष बचा हुआ भाग जो होता है उसे सीरम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन। यानी यदि हम प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो अब यह जो प्लाज्मा होगा अब सीरम कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को अलग करने पर शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं तो सीरम जो होगा यानी प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजन। यानी यदि प्लाज्मा में से हम जो प्रोटीन जो है फाइब्रोनोजन प्रोटीन इसको निकाल दें तो शेष बचा जो प्लाज्मा जो होगा उसे हम कहेंगे सीरम। यानी यदि प्लाज्मा के अंदर से प्लाज्मा के अंदर से यदि फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें हम लोग तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होगा वह सीरम कहलाएगा। साथियों इसमें से क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसीलिए सवाल बनता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा, इसके बाद आज पूछेगा रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये ध्यान रखना है रक्त में यानी प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। क्या काम करता है हम आगे पढ़ेंगे। यह रक्त का थक्का बनाता है, यानी चोट लगने का करता है, रोकने कार्य करता है। हम जानते हैं जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद क्या होता है 4-5 मिनट बाद रक्त जो होता है घाव से यानी चोट लगे हुए भाग से बहना बंद हो जाता है। ये जो बहना बंद होता है यही से हम कहते रक्त का थक्का बनना, इसको हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। और ब्लड क्लोटिंग जो करता है वे करता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन करता है, ये भी ध्यान रखना है। अब से पूछेगा सीरम क्या है। साथ ही ध्यान रखना है यदि हम प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो शेष बचा हुआ भाग जो होता है वह सीरम कहलाता है। यानी इसको सूत्र को ध्यान रखना है। ये जो मैंने बनाया है सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से माइनस कर दें किसको, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को, तो एक शेष भाग कहलाएगा सीरम। इसके लिए ध्यान रखना है इसके कणिका कितने प्रकार की होती है रक्त में
तीन प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक होती है प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, एक होती है आरबीसी, एक होती है श्वेत कणिकाएं एनडब्ल्यूबीसी। यदि हम कार्य की बात करें, यह रक्त थक्का बनाता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं यह रक्त थक्का बनाने कार्य करते हैं। यदि हम आरबीसी की बात करें तो एक ध्यान रखना है, जो आरबीसी जो होती है ये रक्त का लाल रंग बनाती है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन होता है इसके दो कार्य हैं। एक तो ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, दूसरा ये क्या करता है, O2 CO2 का परिवहन करता है। यानी ये सब कार्य हो गया। यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रासायनिक कणिकाएं कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ये क्या काम करती है, रोगाणु को, जीवाणु को, जो हमारे कीटाणु जो वगैरह होते हैं शरीर के अंदर, उनको नष्ट करने कार्य करती हैं। यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार से हमने रक्त की सामान्य जानकारी प्राप्त की, और अगली वीडियो में एक वीडियो हम पढ़ाएंगे आपको प्लेटलेट्स विस्तार से, एक हम पढ़ाएंगे आपको आरबीसी, एक हम पढ़ाएंगे आपको डब्ल्यूबीसी। यानी इसके बाद यदि आपने इतना पढ़ लिया तो ये गारंटी है रक्त से सवाल कहीं किसी भी एग्जाम में आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें। थैंक यू।